नमस्कार। अध्ययन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। व्याकरण की ये दूसरी क्लास है। इससे पहले हम वर्णमाला को सारगर्भित रूप में पढ़ चुके हैं। तो आइए देखते हैं विराम चिन्ह। विराम चिन्ह जो है भाषा रचना का विषय है। विराम चिन्ह भाषा रचना का विषय है। यथार्थ में व्याकरण से इन चिन्हों का केवल गौण संबंध है। चूँकि अब इनकी उपयोगिता बहुत बढ़ चुकी है, इसलिए इन्हें व्याकरण में ही स्थान दिया जाता है और हम व्याकरण में ही पढ़ लेते हैं। तो विराम का अर्थ होता है ठहरना या विश्राम। विराम का अर्थ है ठहरना या विश्राम। परिभाषा क्या है इसकी? तो इसकी परिभाषा है वाक्यों को पढ़ते या बोलते समय विश्राम अथवा विशेष भावों को व्यक्त करने हेतु जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। और आसान भाषा में कहे तो शब्दों और वाक्यों का परस्पर संबंध बताने तथा किसी विषय को भिन्न भिन्न भागों में बांटने और पढ़ने में ठहरने के लिए लेखों में जिन चिन्हों का उपयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो अब आइए देखते हैं प्रमुख विराम चिन्ह कौन कौन से हैं। प्रमुख विराम चिन्ह: अल्प विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, एकल अवतरण चिन्ह, दोहरा चिन्ह। तो अल्प विराम और अर्ध विराम में बहुत सूक्ष्म अंतर होता है। अर्ध विराम में ऊपर बिंदी रहती है, अल्प विराम में नहीं रहता है। तो इससे जो है विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। इसके बाद है दोहरा अवतरण चिन्ह, फिर है आश्चर्य चिन्ह, निर्देशक या डैश चिन्ह, कोष्ठक, इसको छोटा कोष्ठक, इसको छोटा कोष्ठक, इसको बड़ा कोष्ठक और इसको मझला कोष्ठक कहते हैं। मझला कोष्ठक को सर्पिलाकार कोष्ठक भी कहते हैं। इसके बाद है योजक चिन्ह और लाघव चिन्ह। ये है पूर्ण विराम, अपूर्ण विराम, और ये है विवरण चिन्ह, और ये है हंस पद। तो निर्देशक या डैश चिन्ह और योजक चिन्ह में बहुत सूक्ष्म अंतर होता है। निर्देशक चिन्ह थोड़ा बड़ा होता है और योजक चिन्ह या डैश चिन्ह थोड़ा छोटा होता है उसकी तुलना में। तो इसको विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, निर्देशक और डैश चिन्ह को। हंस पद या त्रुटि सुधार चिन्ह। इसके बाद है तुल्यता सूचक चिन्ह। तुल्यता सूचक चिन्ह, स्थान पूरक या रिक्त स्थान चिन्ह। इसके बाद समापन चिन्ह, अपूर्ण सूचक चिन्ह, रेखा चिन्ह। इसके बाद टीका सूचक चिन्ह। तो यहाँ हम चिन्हों को जो है संक्षिप्त रूप में देख लिए हैं। अब इसका विस्तृत वर्णन करते हैं। अल्प विराम, नंबर 1 है अल्प विराम। ये जो है अल्प विराम है। एक चीज़ और, ये जितने भी विराम चिन्ह हैं ये अंग्रेजी से आगत विराम चिन्ह हैं। सिर्फ पूर्ण विराम को छोड़ के ज़्यादातर विराम चिन्ह अंग्रेजी से आगत हैं। हिंदी में सिर्फ पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। तो हिंदी का अपना जो विराम चिन्ह है वो पूर्ण विराम है, बाकी सब अंग्रेजी से आगत हैं। तो देखते हैं अल्प विराम। ये है अल्प विराम।
तो अल्प विराम का प्रयोग किन किन स्थितियों में होता है? तो नंबर 1 है वाक्य में प्रयुक्त एक जैसे पदों को जोड़ने हेतु समय समुच्चय बोधक शब्दों के स्थान पर। पहली स्थिति क्या है कि वाक्य में प्रयुक्त एक जैसे पदों को जोड़ने हेतु समुच्चय बोधक के स्थान पर, जैसे और, तथा, एवं, वा, ये समुच्चय बोधक शब्द हैं। तो इन शब्दों के स्थान पे अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, वहाँ पीले हरे खेत दिखाई देते हैं। अब या तो हम इस तरह से लिखें कि वहाँ पीले और हरे खेत दिखाई देते हैं, या अल्प विराम का प्रयोग करें कि वहाँ पीले के बाद अल्प विराम, इसके बाद हरे खेत दिखाई देते हैं। तो समुच्चय बोधक शब्दों के स्थान पे अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दूसरी स्थिति क्या है? जब संयुक्त वाक्य के प्रधान उपवाक्यों में घना संबंध रहता है तब उनके बीच में अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे पहले मैंने एक बगीचा देखा, पहले मैंने एक बगीचा देखा, फिर मैं टीले पर चढ़ गया और वहाँ से उतरकर सीधा चला आया। अब या तो देखा के बाद समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग करते या तो अल्प विराम का। चूँकि अब बार बार समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग करना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए अल्प विराम का प्रयोग कर दिया जाता है। तो देखा के बाद अल्प विराम, फिर मैं टीले पर चढ़ गया, अल्प विराम, और वहाँ से उतरकर सीधा चला गया। तीसरी स्थिति क्या है? यदि तारीख अंकों में हो, माह का नाम शब्दों में तथा वर्ष अंक में हो तो माह के नाम के बाद अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे 28 मई 2023, तो मई के बाद अल्प विराम शब्द का प्रयोग लगाएंगे। चूँकि ये शब्द है मई, तो मई के बाद अल्प विराम का प्रयोग लगाएंगे। तो ये विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि शुद्धि अशुद्धि में कभी कभी पूछ लिया जाता है। वाक्य शुद्धि में कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी की जन्म तिथि हुई 15 जून 2002, तो जून के बाद जो है अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। अगला देखते हैं अर्ध विराम। ये अर्ध विराम, अर्ध विराम जो है अल्प विराम की तुलना में थोड़ा ज़्यादा रोकना पड़ता है। जहाँ पे अर्ध विराम लगा हुआ होता है, अल्प विराम की तुलना में थोड़ा ज़्यादा रोकना पड़ता है। इनका उपयोग किन किन स्थितियों में किया जाता है? तो लंबे वाक्यों में वाक्यांशों के मध्य, यदि मान लीजिए कि वाक्य बहुत लंबे लंबे हो गए हैं तो उनके वाक्यांशों के मध्य में अल्प अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे रमेश और सुरेश हंसते खेलते नाचते गाते जा रहे हैं। तो अब ये वाक्य थोड़ा लंबा हो गया है, इसलिए यहाँ पे अर्ध विराम का प्रयोग करेंगे। दूसरी स्थिति क्या है? संयुक्त वाक्य में दो स्वतंत्र वाक्यों के मध्य, जैसे राजू पढ़ रहा है, रवि खेल रहा है, तो इनमें संबंध बताने के लिए जो है संयुक्त वाक्यों में अर्ध विराम का प्रयोग किया जाएगा। और तीसरी स्थिति क्या है? जिस वाक्य में यथा जथा, यथा तथा, जैसा वैसा, जैसी वैसी, जहाँ वहाँ, जैसे जैसी करनी, ऐसे शब्द आ जाएं तो वहाँ पे अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा देश वैसा भेष, तो यहाँ पे अर्ध विराम का प्रयोग होता है। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम
पूर्ण विराम का प्रयोग जो है सिर्फ दो ही स्थितियों में होता है। किन किन स्थितियों में? जिस वाक्य में प्रश्न को छोड़कर अन्य कोई भाव निहित हो, उस वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। यानी अगर प्रश्नवाचक वाक्य है तभी पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं होगा, नहीं तो वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम का प्रयोग होगा। जैसे रवीश यहाँ रहता था। अब ये वाक्य, एक वाक्य पूरा हो गया है तो वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होगा। दूसरी स्थिति क्या है? छंदों में सम चरणों के बाद भी इस चिन्ह का प्रयोग होता है। छंदों में सम चरणों के बाद भी इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे जा सुराज पी प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी। अब एक चरण ये पूरा हो गया, सम चरण, तो इसके बाद पूर्ण विराम का प्रयोग होगा। सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। ये जब चरण पूरा हो जाता है तब वहाँ दोहरा पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, जिसे परिपूर्ण यति विराम कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? परिपूर्ण यति विराम। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किन किन स्थितियों में होता है? जिस वाक्य में प्रश्न का भाव निहित हो, अर्थात कोई प्रश्न किया गया हो, उस वाक्य की समाप्ति पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जिस वाक्य में प्रश्न का भाव निहित हो, अर्थात कोई प्रश्न किया गया हो, उस वाक्य की समाप्ति पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम क्या पढ़ रहे हो? जैसे तुम क्या पढ़ रहे हो। अब क्या शब्द आ गया, तो क्या शब्द से ये निहित होता है कि ये किसी से प्रश्न किया जा रहा है, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। अगली स्थिति क्या है? यदि किसी वाक्य में दो प्रश्नवाचक शब्द लगाकर आए तो दोनों के बीच में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा तथा वाक्य की समाप्ति पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। मान लीजिए कि दो वाक्य आगे एक साथ प्रश्नवाचक, तो प्रश्नवाचक वाक्य के तुरंत बाद पहले प्रश्नवाचक शब्द के तुरंत बाद प्रश्नवाचक चिन्ह और उसके बाद दूसरे प्रश्नवाचक के वाक्य के समाप्ति के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। राम कब, कब प्रश्नवाचक शब्द है। कहा, कहाँ भी प्रश्नवाचक शब्द है। कैसे, ये भी प्रश्नवाचक शब्द है। तो यहाँ पे तीन तीन प्रश्नवाचक शब्द आए हैं, तीनों के बाद जो है प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। आइए एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। आप कब आ रहे हैं? यहाँ पे दोहरा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। वाक्य में निहित भाव है। आप कब आ रहे हैं, दोहरा प्रश्नवाचक चिन्ह लगने के बाद वाक्य में निहित भाव होगा। ऑप्शन ए है प्रश्न का, ऑप्शन बी है शीघ्र उत्तर चाहने का, ऑप्शन सी है आश्चर्य का और ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका उत्तर होगा ये सभी। जैसे आजकल हम व्हाट्सएप मैसेज में इसका प्रयोग करते हैं, ज़्यादातर व्हाट्सएप मैसेज में प्रयोग करते हैं कि मान लीजिए किसी से पूछिए कि भाई कब आ रहे हो, उसने उत्तर नहीं दिया, तो हम 3-4 प्रश्नवाचक चिन्ह बना के फिर भेजते हैं उसके पास कि भाई क्या हुआ, उत्तर क्यों नहीं दिए। तो यहाँ आश्चर्य का भी भाव हुआ, और अगर 3-4-5 प्रश्नवाचक चिन्ह बना के भेज दिए तो इसका मतलब है कि हमें शीघ्र उत्तर चाहिए और प्रश्न का भाव तो प्रकट ही हो रहा है। तो ये विशेष रूप से हम ध्यान रखेंगे कि जिस वाक्य की समाप्ति पर 2 या 2 से अधिक प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग किया जाता हो, उस वाक्य में प्रश्न का भी भाव निहित रहेगा
आश्चर्य का भी भाव निहित रहेगा और शीघ्र उत्तर की चाह, ये तीनों भाव निहित रहेंगे। अगला है विस्मयादिबोधक या आश्चर्य चिन्ह। विस्मयादिबोधक या आश्चर्य चिन्ह, जिस वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा, क्रोध, विस्मय, सामासी, धन्यवाद आदि सूचक शब्दों का प्रयोग हो, उस वाक्य में विस्मयादिबोधक शब्दों के साथ इन चिन्ह का प्रयोग होता है। यानी जहाँ पे हर्ष का भाव हो, शोक का भाव हो, घृणा का भाव हो, क्रोध का भाव हो, विस्मय का भाव हो, शाबाशी का भाव हो, धन्यवाद का भाव हो, इन आदि सूचक शब्दों के साथ विस्मयादिबोधक शब्द का प्रयोग होता है। जैसे हाय वह मर गया, तो हाय क्या है? हाय विस्मयादिबोधक शब्द है। तो विस्मयादिबोधक के तुरंत बाद ही विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अरे श्याम कहाँ गया? अरे श्याम कहाँ गया? तो अरे जो है विस्मयादिबोधक शब्द है, तो इसके बाद तुरंत विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किएंगे। और यहाँ विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है, यदि संज्ञा या सर्वनाम, यदि संज्ञा या सर्वनाम के साथ विस्मयादिबोधक चिन्ह आए तो वहाँ इसे संबोधन चिन्ह माना जाएगा। तो संज्ञा या सर्वनाम के साथ यदि विस्मयादिबोधक चिन्ह आए तो उसे विस्मयादिबोधक चिन्ह नहीं माना जाएगा, वहाँ पे संबोधन चिन्ह ही से माना जाएगा। इसे एक क्वेश्चन देखते हैं, किस वाक्य में विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है? किस वाक्य में विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है? ऑप्शन ए है हाय वह मर गया, तो हाय विस्मयादिबोधक शब्द है, यहाँ पे जो विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है ये सही है। अरे वह नहीं आया, अरे वह नहीं आया, तो अरे भी एक विस्मयादिबोधक शब्द है, तो यहाँ भी जो प्रयोग हुआ है वह भी सही है। ऑप्शन सी है मोहन पानी लाओ, मोहन पानी लाओ। तो मोहन एक संज्ञा है, तो संज्ञा के बाद जो विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया ये विस्मयादिबोधक नहीं हुआ बल्कि ये संबोधन चिन्ह हो गया। वाह कितनी अच्छी बात है, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा सी, मोहन पानी लाओ। अगला है संक्षेपण या लाघव चिन्ह। संक्षेपण या लाघव चिन्ह, नामों को संक्षेप में लिखने हेतु इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? नामों को संक्षेप में लिखने के लिए। जैसे डॉक्टर के स्थान पे हम लिख देते हैं कि डा लगा के आगे बिंदी लगा देते हैं, तो ये जो है संक्षेपण या लाघव चिन्ह हो गया। सेंट्रल प्रोसेस यूनिट लिखना हुआ तो CPU और बीच बीच में जो है बिंदी लगा देंगे, तो ये संक्षेपण या लाघव चिन्ह हो गया। योजक चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। किन किन स्थितियों में होता है? तो विलोम शब्दों के मध्य में, पहली स्थिति क्या है कि विलोम शब्दों के मध्य में, जैसे दिन का विलोम रात, तो इसके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। लाभ, लाभ का विलोम है हानि, इसके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। दूसरी स्थिति का है समानार्थी शब्दों के मध्य, जैसे लत्ता कपड़ा, लत्ता का अर्थ भी कपड़ा होता है, कपड़ा का अर्थ तो कपड़ा होता ही है। घास फूस, दोनों का अर्थ ये दोनों समानार्थी हैं, तो इनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तीसरी स्थिति क्या है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों के मध्य भी इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे माता पिता, भाई बहन,
चौथी स्थिति क्या है, दो संख्याओं के मध्य भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे 2, 4। और पांचवी स्थिति है द्वंद्व समास के पदों के मध्य, द्वंद्व समास के पदों के मध्य भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो वाक्य शुद्धि में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, दो द्वंद्व समास के दो पद दिए हुए हैं और वहाँ पे यदि वह योजक चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो वो गलत होगा। अगला है स्थान पूरक चिन्ह। स्थान पूरक चिन्ह का प्रयोग किन किन स्थितियों में होता है? तो नंबर 1 है अधूरे वाक्य को दर्शाने हेतु। जैसे हमें कोई वाक्य पूरा नहीं लिखना है, अधूरा लिखना है, तो स्थान पूरक चिन्ह का बीच में प्रयोग कर देंगे। जैसे भाई तुम यहाँ अभी तक, इसके बाद हमको पूरा नहीं लिखना है तो बीच में ये स्थान पूरक शब्द का प्रयोग कर देंगे। वाक्य में पदों के मध्य लंबे अंतराल को दर्शाने हेतु मोहन दौड़ता हुआ आया और कहा कि वहाँ, जैसे हम हड़बड़ी में यदि होते हैं तो वाक्य पूरा नहीं निकल पाता है, तो इस स्थिति में भी स्थान पूरक शब्द चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। अगली स्थिति क्या है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए भी स्थान पूरक शब्द का चिन्ह का प्रयोग होता है। जो जन्म लेता है उसकी, अब बीच में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, मृत्यु निश्चित है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, तो हम इसको पूरा ना लिख के इस तरह से भी लिख दे सकते हैं। अगला है हंस पद या त्रुटि सुधार चिन्ह। वाक्य रचना में यदि कोई पद छूट जाए तो उस पद को उसके स्थान पर दर्शाने हेतु हंस पद या त्रुटि चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आज मैं बाजार से लाया, अब कपड़े लिखना भूल गए, तो यहाँ पे हंस पद लगा के कपड़े लिख सकते हैं, तो ये हुआ हंस पद या त्रुटि सुधार चिन्ह। अपूर्ण विराम, किसी शीर्षक को पूर्णतया स्पष्ट करने हेतु अथवा विषय का संकेत करने हेतु इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? किसी भी शीर्षक को पूर्णतया स्पष्ट करने हेतु अथवा विषय को संकेत करने हेतु अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कामायनी एक पुनर्विचार, तो कामायनी एक पुनर्विचार इस शीर्षक है, यहाँ पे अपूर्ण विराम का प्रयोग कर सकते हैं। प्रेमचंद एक अध्ययन, साकेत एक अध्ययन, इस तरह से किसी विषय के शीर्षक को पूर्णतः स्पष्ट करने हेतु अपूर्ण विराम का प्रयोग किया जा सकता है। और कहाँ प्रयोग किया जाता है इसका? संयुक्त वाक्यों में दो स्वतंत्र वाक्यों के मध्य भी इसका प्रयोग हो सकता है। जैसे राम पढ़ रहा है, सुरेश खेल रहा है, तो इन दो संयुक्त वाक्यों के मध्य में भी अपूर्ण विराम का प्रयोग किया जा सकता है। अगला है तुल्यता सूचक या समानता सूचक। वैसे तो इसका प्रयोग जो है ज़्यादातर गणित में होता है। गणित में तुलना दर्शाने हेतु, जैसे 1 रुपया बराबर 100 पैसे, यानी उसकी समानता या तुलना दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। शब्दों में अर्थ को स्पष्ट करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। जैसे जलज बराबर कमल, यानी जलज का अर्थ होता है कमल, तो तुल्यता सूचक या समानता सूचक चिन्ह का प्रयोग इन दो स्थितियों में किया जाता है। अगला है कोष्ठक। कोष्ठक में ये है छोटा कोष्ठक, ये मझला कोष्ठक, इसी को सर्पिलाकार कोष्ठक भी कहते हैं, और ये है बड़ा कोष्ठक। अब मझले कोष्ठक और बड़े कोष्ठक का प्रयोग हिंदी में नहीं किया जाता है। मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक का प्रयोग हिंदी में नहीं किया जाता है, इनका प्रयोग सिर्फ गणित में किया जाता है।
हिंदी में सिर्फ छोटे कोष्ठक का प्रयोग होता है। हिंदी में इसे छोटा कोष्ठक ना कहकर भावबोधक कोष्ठक कहते हैं। हिंदी में छोटा कोष्ठक ना कहकर इसे भावबोधक कहते हैं। छोटा कोष्ठक या भावबोधक चिन्ह, छोटा कोष्ठक या भावबोधक चिन्ह, इनका प्रयोग किन किन स्थितियों में होता है? तो वाक्य में आए कठिन पदों के अर्थ स्पष्ट करने के लिए छोटे कोष्ठक का प्रयोग होता है। जैसे कि भारत के निवासी सह अस्तित्व में विश्वास करते हैं। अब सह अस्तित्व जो है ये कठिन शब्द है, तो कोष्ठक में इसका अर्थ हम लिख देंगे। तो सह अस्तित्व का अर्थ होता है मिलजुल कर रहना। तो वाक्यों में जो कठिन शब्द आते हैं उनका अर्थ स्पष्ट करने के लिए छोटे कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। और कहाँ किया जाता है? नाटक में दिशा निर्देश हेतु, नाटक में दिशा निर्देश हेतु छोटे कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। जैसे परशुराम लक्ष्मण पर क्रुद्ध हो रहे हैं। अब परशुराम लक्ष्मण पर क्रुद्ध हो रहे हैं तो निर्देशक तो बताएगा नहीं आके वहाँ, तो कोष्ठक में लिख दिया जाता है कि हाथ में फरसा लिए हुए हैं परशुराम और क्रुद्ध हो रहे हैं। तो नाटक में दिशा निर्देश हेतु इनका प्रयोग किया जाता है। अगला है दोहरा अवतरण या उद्धरण चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग दो स्थितियों में होता है। वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों दर्शाने हेतु, नंबर 1 वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों दर्शाने हेतु, जैसे राम ने कहा कि श्याम ईमानदार है, तो राम श्याम ईमानदार है ये राम का कथन है, तो इसको जो है दोहरा अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह में इसको दर्शाएंगे। दूसरी स्थिति क्या है? परिभाषाएं हमेशा जो है दोहरा अवतरण चिन्ह के मध्य लिखी जाती हैं। परिभाषाएं जो है दोहरा अवतरण चिन्ह के मध्य लिखे जाते हैं। जैसे साहित्य जन समूह के हृदय का विकास, ये बालकृष्ण भट्ट की परिभाषा है, तो इसको हम दोहरे अवतरण चिन्ह में लिखेंगे। जैसे ज्ञान रास के संचित कोश का नाम साहित्य है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की परिभाषा है, तो इसे हम दोहरे अवतरण चिन्ह में लिखेंगे। अगला है एकल अवतरण चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग किन किन स्थितियों में होता है? यदि किसी व्यक्ति के नाम के साथ उसकी उपाधि का उल्लेख है तो उपाधि एकल अवतरण चिन्ह में लिखा जाएगा। यदि किसी व्यक्ति के नाम के साथ उसकी उपाधि का उल्लेख है तो उपाधि को जो है एकल अवतरण चिन्ह में लिखा जाएगा। जैसे विजेंद्र कुमार स्नातक उनकी उपाधि है, तो स्नातक को जो है एकल अवतरण चिन्ह में लिखा जाएगा। विश्वनाथ यमे उपाधि है, तो उपाधि को जो है एकल अवतरण चिन्ह में लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी का नाम शैलेश, तो शैलेश कुमार यमे उनकी उपाधि है, तो यमे जो है एकल अवतरण चिन्ह में लिखा जाएगा। व्यक्ति का उपनाम हमेशा एकल अवतरण चिन्ह में लिखा जाता है। व्यक्ति का उपनाम हमेशा एकल अवतरण चिन्ह में लिखा जाता है। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब निराला जो है सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम है, तो इस उपनाम को जो है एकल अवतरण चिन्ह में लिखेंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध उनका उपनाम है, तो हरियोध जो है एकल अवतरण चिन्ह में लिखेंगे। और किन स्थितियों में? वाक्य में जिस पद की विशेषता बतानी हो वह पद हमेशा एकल अवतरण चिन्ह में के मध्य आता है। जैसे मैं क्या है? मैं सर्वनाम है और उत्तम पुरुष का सर्वनाम है, तो इसकी मैं की विशेषता क्या है? मैं की विशेषता है सर्वनाम, तो ये इसको जो है एकल अवतरण चिन्ह में लिखेंगे। रामचरितमानस तुलसी की कालजयी रचना है। अब तुलसी की कालजयी रचना की विशेषता क्या है? कि रामचरितमानस है, तो इसको एकल अवतरण चिन्ह में लिखेंगे। निर्देशन चिन्ह।
किसी विषय को निर्देशित करने के लिए निर्देशन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। किन किन स्थितियों में किया जाता है? वार्तालाप में वक्ता के बाद, जैसे मैंने कहा तुमसे ऐसी आशा नहीं थी, तो वक्ता के बाद मैंने कहा वक्ता है और इसके बाद जो है निर्देशन चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। अगली स्थिति क्या है? अगली स्थिति है विषय निर्देशन शब्दों के साथ, यथा, जैसे, उदाहरण, अर्थ, व्याख्या आदि। इन सब जैसे शब्द आ जाएं तो उनके बाद जो है निर्देशन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कवि ने प्रकृति वर्णन किया है, जैसे प्रकृति चित्रण के उदाहरण है, तो ये जो है इसके बाद निर्देशन चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। वैसे सिर्फ अगर इतना पढ़ लेते तब भी काम चल जाता। इतना पढ़ लिए जो प्रमुख विराम चिन्ह है, इतना पढ़ लिए तब भी काम चल जाएगा। लेकिन कभी कभी जो है एग्जाम में वाक्य शुद्धि से संबंधित प्रश्न पूछ लेता है। विराम चिन्हों से वाक्य शुद्धि से संबंधित प्रश्न पूछ लेता है। जैसे अभी हाल में जो पीसीएस का पेपर हुआ था प्री का, उसके सीसैट के पेपर में पूछ लिया था कि सही विराम चिन्ह कौन से हैं। तो थोड़ा सा विस्तृत पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।